हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लिंगामाइट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अपने टॉपिक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंसेस पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा अभी तक एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, पेटेंट एंड लेटेंट डिफेक्ट्स और स्पेशल पावर्स ऑफ कोर्ट। स्पेशल पावर ऑफ कोर्ट में हमने इंक्विजिटोरियल सिस्टम के तीनों डायमेंशन को देख लिया, सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसको कैसे सपोर्ट करते हैं सेक्शन 311 और सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, और सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के साथ क्या रिलेशन है। आज हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स में हेयरसे एविडेंस को। सेक्शन 60 कवर करता है जिसको। तो हेयरसे एविडेंस क्या होता है? जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ द बेस्ट एविडेंस ये है, जो ओरल एविडेंस है must be direct. Oral evidence must be direct. If a person is giving his testimony, he must have perceived it directly by his own senses, whether he has seen it, whether he has heard it, whether he has perceived it by his own senses. If he has not perceived it by himself, then it will be a hearsay evidence, and hearsay evidence is not admissible in the court. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, if the witness has not perceived the evidence himself, then he may fabricate the evidence. He will not be responsible to tell the exact version. Maybe he does not know the entire chain of the incidents. So, in the same transaction, because of the given situation, the cross-examination cannot be possible. And if the cross-examination is not possible fairly, then the evidence cannot be proved. तो सेक्शन 60 के अंदर बताया गया, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया, ए से पूछा गया कि आप एक्स को जानते हैं। अगर ए से पूछा गया कि आपकी ओपिनियन क्या है एक्स के बारे में, अगर ए एक्स को जानता है तो ये डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा और वो अपनी ओपिनियन दे देता है, ये डायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन अगर वो एक्स को नहीं जानता है, उसने एक्स के बारे में कहीं से सुना है कि एक्स ऐसा है, तो ये एक हेयरसे एविडेंस होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी ओपिनियन को ट्रीटाइज में या बुक्स में लिख करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेडिको लीगल प्रॉब्लम आ गई, तो क्या हर बार ऑथर को बुलाना पॉसिबल है? हर बार ऑथर को बुलाया जाएगा? कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हर बार ऑथर को नहीं बुलाया जाता, और जो उसकी ओपिनियन है उसकी बुक में से ही ले ली जाती है। ये एक एविडेंस है। कई बार क्या होता है, जो ओरल एविडेंस है वो रिलेटेड है किसी मटेरियल थिंग से लेकर के, जो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं है, और कोर्ट को लगता है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उस मटेरियल थिंग को उसके सामने प्रोड्यूस करने के लिए। ये यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो सेक्शन 60 कहता है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन है हमारे सामने। बी ने सी को शूट कर दिया, बी शूट्स सी, और डी ने देख लिया। डी आई विटनेस है, ये डायरेक्ट एविडेंस हो गया, बिकॉज डी हैज परसीव्ड इट, डी हैज सीन द फैक्ट हिमसेल्फ, देन द एडमिशन ऑफ द एविडेंस ऑफ डी इज एडमिसिबल। डी ने ए को बताया कि बी ने सी को शूट कर दिया। ई ने बुलेट का साउंड सुना, ई हर्ड द शूट। बी जिसने शूट किया था सी को, डी जिसने देखा था बी को सी को शूट करते हुए, और ई जिसने बुलेट का साउंड सुना था। रनिंग अवे फ्रॉम द क्राइम सीन, क्राइम सीन से भाग रहे थे, और पी saw them रनिंग, और पी ने देखा उनको भागते हुए। अब देखते हैं क्वेश्चंस रेज होते हैं कुछ। अब ये एविडेंस कैसे एडमिसिबल होगा? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु शॉट सी, किसने मारा सी को, तो क्या ए का एविडेंस एडमिसिबल होगा सेक्शन 60 में? नहीं, बिकॉज ही हैज नॉट परसीव्ड इट। डी का एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ही डायरेक्टली परसीव्ड इट, ही हैज सीन डायरेक्ट कि बी ने सी को मारा है। ई का एडमिसिबल हो जाएगा क्योंकि उसने देखा ही नहीं है, ही हैज नॉट सीन, नहीं होगा। पी ने भी नहीं देखा, इसका भी एडमिसिबल नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है वेदर
देयर वाज अ बुलेट साउंड, क्या वहां पर एक बुलेट साउंड था? ए ने सुना है? नहीं। डी ने तो देखा है डी को मारते हुए, तो डी का एडमिशन हो जाएगा, डी के टेस्टिमनी का एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी ने बुलेट का साउंड भी तो सुना होगा जब उसने देखा है तो, और ई ने तो सुना ही है, लिखा हुआ है हमारे केस स्टडी में। अब पी का एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन रेज होता है वेदर डी ई बी वर रनिंग इन द सेम ट्रांजेक्शन। ए ने नहीं देखा, एडमिसिबल नहीं होगा। डी का एडमिसिबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डी तो भाग ही रहा है साथ में। ई का भी एडमिसिबल हो जाएगा क्योंकि ई भी भाग रहा है, और पी ने तो देखा ही है, तो ये एडमिसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदर डी टोल्ड ए दैट बी किल्ड सी। अगला क्वेश्चन है क्या डी ने ए को बताया है कि बी ने सी को मारा? तो ए और डी का एविडेंस डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहां पर फैक्ट इन इशू के ऊपर नहीं है। फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू है क्या बी ने सी को मारा। Here the question is not based on the fact in issue. Here the question is based on the fact that whether B has killed C. Whether B has sorry. Here the question is on the fact that whether D told A that B killed C. तो A को तो बताया ही है ना D ने कि B ने C को मारा है, और D ने भी बताया A को, तो ये तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया। लेकिन E और P अगर यहाँ पर टेस्टिमनी देते हैं तो ये हेड से हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया। तो हमें फैक्ट इन इशू के रिलेशन में देखना है इस चीज को। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब सेक्शन 60 की कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर। सेक्शन 6 रेस्ट जस्ट है, व्हेन द इवेंट्स आर हैपनिंग इन द सेम ट्रांजैक्शन, इसको हम पढ़ेंगे आगे। सेक्शन 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 70 to 30 एडमिशंस एंड कन्फेशन, सेक्शन 32 statement of the persons that cannot be brought to the court or they are dead, section 45 to 51 opinion of the experts subject to the proviso of section 60, जो करेंगे हम बाद में। statement और the entries in the books of the accounts, तो ये एक्सेप्शन है सेक्शन 60 की। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस इलस्ट्रेशन से। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अगर नोट कर लेंगे तो आप लोगों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए। थैंक यू।